नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बनिक रसायन की बेसिक चीज़ों के बारे में। उसके बाद से नामकरण हम लोग जानेंगे, क्योंकि कार्बनिक रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी लेसन हैं उनमें यौगिकों का IUPAC नामकरण अवश्य आता है और उसका एक बार अवश्य जिक्र होगा IUPAC नामकरण का, क्योंकि जितने भी सारे यौगिक हैं उनका IUPAC नामकरण जानना जरूरी है। आप लोगों ने क्लास 11th में IUPAC नामकरण के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। यदि वहाँ पर भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो हम जो है कुछ बेसिक ट्रिक के सहायता से जो है आपको जो है IUPAC नामकरण जो है बताने का प्रयास, जो कि आपको बहुत मदद करेगा कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण करने में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। उसके बाद से यदि लगे कि हाँ ये वीडियो लाभदायक है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये उनके लिए है जो हमारे चैनल पे नए हैं। जो हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं वो जानते हैं रेगुलर बेसिस पर क्लासेस यहाँ पे चलती हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह सेशन, और जो होगा क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो है बेसिक चीज़ें कुछ बताएंगे और उसके बाद से हम लेसन में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें में जान लेते हैं कि कार्बनिक रसायन है क्या। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन तो साधारण सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन व कार्बन के यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा में होता है उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे ही कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बन व कार्बन के यौगिक को जो है मुख्य रूप से कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन है क्या, तो कार्बन और हाइड्रोजन से संयुक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन जो है कार्बनिक रसायन में किया जाता है। बात समझ में आई कि हाइड्रोकार्बन है क्या, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब संयुक्त होते हैं जिन यौगिकों में उसी को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है, कोई एक रहेगा। यदि कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है और हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है तो वह यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। तो कार्बनिक यौगिक आपने समझ लिया कि कार्बनिक यौगिक है क्या। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पार्ट में बेसिक पढ़ाने के बाद जो है हम लेसन में आएंगे तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे डाउट जो है आपका लेसन में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम 4-5 वीडियो के माध्यम से जो है हम बेसिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से जो है लेसन पढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कार्बनिक रसायन है क्या, तो कार्बन व कार्बन के यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान में होता है उसे ही कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब जो है कुछ कार्बन के गुणों के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो कार्बन होता है, कार्बन इसका जो प्रतीक होता है वह C होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो C होता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 6 होता है। परमाणु क्रमांक कितना, 6। परमाणु क्रमांक बोले तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी कि धनावेशों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 6 होती हैं। तो इसका जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होती हैं, तो 6 होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की
संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो 6 है। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 6 है। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, यानी कि तीसरी बात कि न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी इसमें 6 होती है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्लस प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है और प्रोटॉनों की भी संख्या 6 है, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है तो 12 होता है। अब इसका आवर्त सारणी में स्थान, यानी कि पीरियाडिक टेबल में इसका स्थान क्या होता है ये जान लेते हैं। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान, तो आवर्त सारणी में इसका जो स्थान होता है आवर्त 2 में और वर्ग 14वें वर्ग का यह तत्व है। 14वें वर्ग का तत्व कौन सा है तो कार्बन है। तो कार्बन के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जान रहे हैं। कार्बन का प्रतीक C होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, यानी कि उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या इसमें 6 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या 6 होती है, तब इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि न्यूक्लियनों को, इसको संयुक्त रूप से बोला जाता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन ये नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक, नाभिक में पाए जाते हैं, और 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, यानी कि टोटल न्यूक्लियन कितने हो गए तो 12, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया तो 12 हो गया। ठीक, इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं, ये है C, ठीक, ऊपर जो है इसका प्रतीक है, कार्बन का प्रतीक जो है C, ऊपर एक संख्या होती है जो है क्या 12, और नीचे जो संख्या होती हैं वो क्या है 6। देखिए ये 12 है क्या तो उसका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, और ये 6 है क्या तो ये जो है उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। तो ये हो गया कार्बन का प्रतीक, कार्बन का प्रतीक, ठीक, ये हो गया किसका प्रतीक तो कार्बन का प्रतीक। उसके बाद से जो है अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो SPDF की सहायता से निकाला जाए या KLMN की सहायता से, ठीक, तो KLMN क्या है तो किसी भी परमाणु का कोष है, आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में खूब अच्छे से। तो KLMN के द्वारा यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना होगा 2 और परमाणु क्रमांक 6 होता है 24 होगा, 24 होगा। और यदि SPDF की सहायता से निकाला जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 और 2p2, 2p2, ठीक, 1s2 2s2 और 2p2। अब कहेंगे कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 है, और बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। तो बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और कोई भी परमाणु कब अस्थायी होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी परमाणु का अस्थायित्व कब होता है जब उसके संयोजी कोष में यानी कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको बोला जाता है अष्टक, एक अष्टक, और इसमें तो बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तो जिस परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे जो है रासायनिक अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए ही वे क्या करते हैं बंध बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाते हैं तो बंध बनाते हैं। अब ये अष्टक पूरा कैसे करेगा, कार्बन जो है अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को
बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा कैसे करेगा। ये क्या है इसका, तो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इसे क्या करना होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके पास क्या विकल्प है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तब इसका जो है बाह्यतम कोश पूरा हो सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, तब इसका बाह्यतम कोश पूरा कर सकता है। तो इसके बारे में जो है अब हम थोड़ी सी बातें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और इसका गुणधर्म जान लिया जाए चौथे नंबर पे कि कार्बन क्या है, तो अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक क्या है, तो अधातु है। हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि कार्बन अधातु है, जो कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के 14वें वर्ग में रखा गया है। कुछ और बातें जान लेते हैं कि कार्बन का अपरूप क्या होता है। चलिए, कार्बन का अपरूप, यहाँ पे कार्बन का अपरूप बोले तो यदि कोई तत्व एक से अधिक रूपों में हो, एक से अधिक रूपों में जाना जाए, तो उन रूपों को बोला जाता है उसका अपरूप। तो कार्बन भी इस प्रकृति में एक से अधिक रूपों में है। किसके किसके रूप में है, तो हीरा के रूप में है, ग्रेफाइट के रूप में है, उसके बाद से C60 फ्लोरीन के रूप में है। हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन के रूप में है। तो ये है क्या, हीरा, ग्रेफाइट या फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है। इतनी बातें आई समझ में। तब हम जानेंगे कि कार्बन अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है। ठीक, यानी कि कैसे यौगिक बनाता है, किस तरह से यौगिक बना सकता है, इसके बारे में हम इसकी पूर्ण जानकारी ले लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, देखिए, तो आगे आ जाएगा कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के विकल्प। कार्बन बोले तो C का अष्टक पूर्ण करने के विकल्प। कार्बन जो है कैसे अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, यानी कि बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है या अष्टक संरचना प्राप्त कर सकता है। जितने भी अक्रिय गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसें होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियान है, आर्गान है, ये जो है अस्थायी अष्टक होता है इनके पास, और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। लेकिन जिसके पास अस्थायी अष्टक नहीं है, जैसे कि कार्बन के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इसमें जो इसका परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। कितना, 2 और 4 बोला जाए तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है 6 होती है, और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है कितनी, 6। न्यूट्रॉनों की भी संख्या होती है 6। ये भी बात हम लोग कर चुके हैं। अब क्या है, ये इसका संयोजी कोश है, बाह्यतम कोश है, और बाह्यतम कोश में इसको क्या चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 विकल्प हैं। इसके पास जो है क्या है, 2 विकल्प हैं बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। एक तो वह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, तो ग्रहण कर सकता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वह 4 धनायन बनाएगा। क्या, धनायन, यानी कि 4 पॉजिटिव आयन बनाएगा। या इस ग्रहण करेगा ना, तो जो ग्रहण करता है वो निगेटिव आयन बनाते हैं। ठीक, तो ये जो है क्या करेगा, तो 4 निगेटिव आयन बनाएगा, यानी कि ऋणायन बनाएगा। क्या, तो ऋणायन, क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा।
इस कंडीशन में जो है क्या होगा, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, तो 2 और 4 या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तब क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 10 हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। प्रोटॉनों की संख्या जो है कितनी है, 6 है। ठीक, उसके बाद से दूसरा कंडीशन है कि यह अष्टक क्या पूर्ण कर सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दें। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, तो त्याग कर दें। जब यह त्याग करेगा तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो बनाते हैं क्या, धन आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन, यानी कि ये बना लेगा क्या, धन आयन, धन आयन। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2 ही होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी, 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 और प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक, अब देखिए क्या यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, ये हमें जानना है। क्या यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो देखिए ये न तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग ही कर सकता है। ऐसा क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन का यह ग्रहण क्यों नहीं कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए इसके पास जो है पहले से इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10 और प्रोटॉनों की संख्या जो है हो जाती है 6। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर तो विद्युत उदासीन कोई भी परमाणु होता है विद्युत उदासीन। अब जो है 10 इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए इसके पास 10 प्रोटॉन चाहिए, जो कि 10 प्रोटॉन नहीं है। तो क्या मतलब कि कार्बन C पर 4 ऋणायन यानी कि माइनस चार्ज नहीं बनाता है। हो जाएगा यहाँ पे कार्बन जो है क्या कर सकता है, तो कार्बन C4 ऋणायन नहीं बना सकता है। क्यों, कार्बन जो है C4 ऋणायन जो है नहीं बना सकता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना संभव नहीं है। तो ये ऋणायन क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही है और प्रोटॉनों की संख्या 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएंगे किसी भी नाभिक के लिए। तो इसलिए जो है यह क्या नहीं बना सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन नहीं बना सकता, यानी कि अष्टक प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा कंडीशन, क्या यह धनायन बना सकता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन यह त्याग करेगा, ये नहीं है कि कोई भी परमाणु एक ही बार सभी इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। देखिए यहाँ पे जो है क्या होगा कि ये जो है परमाणु का नाभिक है, ये जो है परमाणु का क्या है, तो नाभिक है। इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या है 6, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6। और ये जो है इसकी कक्षाएं हैं, इसके बाह्य कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जो ये धनावेश है, प्रोटॉन है, वह इलेक्ट्रॉनों से आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक, तो क्या है, नाभिक जो है इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, नाभिक जो है इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से बल दे करके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करवा दें, तो त्याग करवा दें।
बाहर से यदि एक इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करवा दिए तो इस परिस्थिति में जो है क्या होगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बाह्य कोश में 3 और इसमें पहले से ही 2 है, पहले से ही 2 है। तो क्या हुआ कि अब जो है इन 3 इलेक्ट्रॉनों पर इसका जो आकर्षण होगा वो अधिक होगा और अधिक नाभिक इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ेगा, यानी कि उस पर नाभिक बल जो है मजबूती से लगाएगा। तो जिस कारण कि दूसरे इलेक्ट्रॉन का यदि हम त्याग करवाएं, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, तो हमें और अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से यदि हम तीसरे इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाएं तो और अधिक हमें बल लगाना पड़ेगा। और इस परिस्थिति में क्या होगा कि अब नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉनों के साथ अधिक आकर्षण के साथ बंध जाता है, जिस कारण से हम जो है उन इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं करवा सकते हैं। तो अधिक से अधिक यह C3+ आयन ही बना सकता है, C4+ आयन नहीं बना सकता है, धनायन नहीं बना सकता है। इसलिए जो है यह जो है धनायन भी नहीं बना सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर सकता है, अष्टक संरचना प्राप्त नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो यहाँ पे जो है यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस 6 प्रोटॉन का इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज़्यादा होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। और उस आकर्षण के जो विपरीत यदि बल लगा करके हम इलेक्ट्रॉन को त्याग करा रहे हैं तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तक हम त्याग करा सकते हैं, इससे अधिक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उतनी अधिक ऊर्जा जो है उपस्थित मिल नहीं पाएगी, उतनी अधिक ऊर्जा मिल नहीं पाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि कार्बन C+ आयन नहीं बनाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो दे पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि कार्बन क्यों नहीं 4- चार्ज बनाता है या 4 पॉजिटिव चार्ज बनाता है। क्या करने के लिए? तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक, तो ये बातें हम जान गए। तब यह करता क्या है? यह करता है क्या? कार्बन न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो किस तरह से यह अपना अष्टक पूर्ण करेगा? तो कार्बन जो है अपना अष्टक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूर्ण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कार्बन जो है अपना अष्टक देखिए, तो कार्बन जो है अपना अष्टक कैसे पूर्ण करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। तो कार्बन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। कार्बन जो है अपना अष्टक क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से पूर्ण करता है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का क्या मतलब? तो 2 या 2 से अधिक परमाणु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का या 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, यानी कि एक परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन लगाता है दूसरा परमाणु भी उतना इलेक्ट्रॉन लगाता है। क्या करने के लिए? तो बंध बनाने के लिए। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या होता है? तो बंध बनता है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है
उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, तो सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब जो है हम कुछ सहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल बताएंगे। इसमें कार्बन भी होगा और अकार्बनिक यौगिक भी होगा, तो इससे विचलित नहीं होना है। आगे जो है हम फिर से कार्बनिक यौगिकों के बारे में खूब अच्छे से बताएंगे उसके नामकरण में, ठीक। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनाता है और उस बंध को कहा जाता है सहसंयोजी बंध। जैसे कि यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं जो है CH4 और इसे कहा जाता है मीथेन। इसे कहा जाता है क्या, तो मीथेन। देखिए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, तो 2 और 4, यानी कि इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, तो 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो है यहाँ पे हम लगाते हैं कार्बन, ठीक, कार्बन, और कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके द्वारा, तो क्रॉस द्वारा। देखिए, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एक संरचना बनती है और उसी को कहा जाता है लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस संरचना। ये बात याद रखिए, आप जो है इसको 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से प्रदर्शित कर रहे हैं, डॉट द्वारा, ठीक। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब क्या करता है कार्बन कि अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 4 हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों से करता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये हाइड्रोजन, तो इस स्थिति में एक संरचना जो है यहाँ पे बनेगी, ठीक। क्या मतलब कि हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया हुआ है कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉनों से, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किए हुए हैं। इस परिस्थिति में हम ऐसे लगाएंगे इसको, हाइड्रोजन के लिए संरचना बनाएंगे, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के लिए संरचना बनाएंगे, फिर तो यहाँ पे हमें एक संरचना बनी और इसी को कहा जाता है लुईस बिंदु संरचना या लुईस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और 1 कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाकर के यहाँ पे बंध बना। अब जो है इसको बोला जाएगा क्या, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे क्या, तो साझित इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये हुआ साझित इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो सभी में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है तो वहाँ पर एक सहसंयोजी बंध बनता है, उसे कहा जाता है एकल सहसंयोजी बंध, एकल बंध, उसे कहेंगे क्या, एकल सहसंयोजी बंध, ठीक। अब जो है
इसी संरचना को एकल बंध को जो है परमाणुओं के मध्य एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी को हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, सी एच एच और एच। ये कौन सा बंध है? तो ये है एकल बंध, एकल बंध। यहाँ पे क्या हुआ? तो कार्बन जो है हाइड्रोजन से एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। कार्बन जो है हाइड्रोजन से कितने बंध द्वारा जुड़ा हुआ है? तो एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हुई है? दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और वहाँ पे बनता है एकल बंध। ठीक, और एक एग्जाम्पल देते हैं, देख लेते हैं ऑक्सीजन का, O2 का। ऑक्सीजन O2 के रूप में उपस्थित रहता है और वो परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वह 8 होता है। कितना? 8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। तो इसमें भी अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसके भी पास अष्टक नहीं थे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूर्ण करने के लिए बाह्य कोश में, संयोजी कोश में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो अब इसका 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? तो देखिए अब साझेदारी हो गया, शेयर हो गया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 2 4 2 6 और 2 8। यानी कि शेयर में जो है दोनों परमाणुओं का वह हिस्सा, वह इलेक्ट्रॉन जो कहलाता है। अब हाइड्रोजन के पास कितने हुए? 1 और 2। और क्या मतलब? यह जो है हीलियम की संरचना प्राप्त कर लिया, क्योंकि हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और किसी भी परमाणु का बाह्य कोश एक ही हो और वह भी पूर्ण रूप से भरा है, तो वो भी क्या होता है? तो एक अस्थायी व्यवस्था माना जाता है। ये बात बताया जा चुका है। तो देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन तो है नहीं, 2 ऑक्सीजन। इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो है यहाँ पे हम ऑक्सीजन एक को बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद से एक और ऑक्सीजन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? होगी 6 होगी। इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस द्वारा। अब देखिए इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे तो गिनेंगे तो दोनों में कितने होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या? दोनों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वह 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रही है। इसलिए क्या करते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। क्या मतलब कि ये जो है इसकी संरचना इस तरह से और इसकी संरचना इस तरह से। क्या हुआ? तो इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहाँ पे एक बंध बनता है, उसको कहा जाता है युग्म सहसंयोजी बंध। और इसको जो है परमाणुओं के मध्य 2 लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब ये हो जाता है क्या? O और O। ये कौन सा बंध है? तो युग्म बंध है, युग्म बंध। अब गिनेंगे तो 6 हो जाएगा, जैसे कि 4 और 4 8 इसके भी पास 4 और 4 8। तो इस तरह से जो है क्या है? तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध। यहाँ पे हम किसी दूसरे परमाणु का एग्जाम्पल दे रहे हैं और कार्बनिक रसायन की ओर चल रहे हैं, तो एग्जाम्पल तक ये सीमित है। उसके बाद से नामकरण में हम कार्बनिक रसायन को ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। अब जो है यहाँ पे आगे जानेंगे क्या? तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्या है? नाइट्रोजन का, यानी कि N2 का। देखिए तो N2 के बाह्य कोश में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना, 2 और 5। इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह एक नाइट्रोजन है और इसके जो है बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, एक ये नाइट्रोजन है और इसके जो है बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, तो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तो इसका अष्टक पूर्ण होने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी होती है तो यहाँ पे बनता है कौन सा बंध, तो त्रिक बंध, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा सहसंयोजी बंध बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में परमाणुओं के मध्य ट्रिपल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है तो इसको जो है हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये हो गया कौन सा बंध, तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसी को जो है सहसंयोजी बंध कहा जाता है, उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। यहाँ पे जो है हमने 3 एग्जाम्पल लिया, एक मीथेन का, उसके बाद से ऑक्सीजन का और उसके बाद से जो है किसका, तो नाइट्रोजन का। और इसमें हमने पूरा बताने का प्रयास किया कि एकल बंध क्या होता है, युग्म बंध क्या होता है और त्रिक बंध क्या होता है। अब यहाँ पे जानिए, कार्बन जो है अधिकतम 4 सहसंयोजी बंध ही बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में और 4 की ही आवश्यकता होती है। क्या मतलब, तो कार्बन केवल 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बाह्य कोश में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 5 सहसंयोजी बंध कभी नहीं बनाता। ठीक, तो कार्बन जो है केवल 4 ही सहसंयोजी बंध बना सकता है। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, बंध नहीं बनाए हुए हैं। इसके भी पास ये इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाए हुए, जो पेयर में है। किस में है, तो जोड़े में है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो है एकाकी युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोन पेयर कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो लोन पेयर, LP, यानी कि कहने का मतलब है कि लोन पेयर। तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर हैं। इसके भी पास 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, तो 1 लोन पेयर है, यानी कि एकाकी युग्म उपस्थित है। इतनी बात आई समझ में। तब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो इतनी बातें हम मिटा देते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल पर हम चर्चा करते हैं। कुछ एग्जाम्पल पर जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, और कैसे जानेंगे कि कार्बन कितना बंध बना रहा है या कार्बन की जो अष्टक संरचना है वो पूर्ण हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले में देखिए यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन जो है एक ही बंध बनाया हुआ है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको और 3 चाहिए, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। अभी हमने बनाया यहाँ पे। तब क्या करते हैं, जितने की कमी होती है उतने ही हाइड्रोजन उसमें जोड़ देते हैं। कितने की कमी है, तो 3 की, तो 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ये कार्बन की देखते हैं तो 1, 2 और 3 बंध बना रहा है, यानी कि इसके साथ जो है 1 हाइड्रोजन ऐड करना होगा। ये भी 3 बना रहा है तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन ऐड करना होगा। और ये जो है क्या कर रहा है, एक ही बंध बना रहा है, यानी कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है ऐड करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए,
एक बंध बना रहा है या 4 बंध बनाने हैं इसको, तब जाकर के इसकी अष्टक पूर्ण होगा, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। यहाँ पे जो है 2 बंध बना रहा है, 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। ये भी 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, और उसके बाद से ये जो है 3 बंध बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है 2 बंध बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करना होगा। उसी तरह से इसको भी आप जो है खूब आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसको जो है अपने से आप पूरा कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे मिलेंगे IUPAC नामकरण के साथ। तब तक के लिए आप जो है यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।